हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। सेक्शन 11 हमारा चल रहा था रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई a suit or issue matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in a formal suit between the same parties litigating same title in a court competent to try a subsequent suit and has been heard and finally decided। and heard and finally decided में हम ये चीज़ें करेंगे: एक्स पार्टी डिग्री, कंसेंट डिग्री, अबेटेड सूट, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर और अपील। ठीक है, इनका देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्स पार्टी डिग्री। अब एक्स पार्टी डिग्री जो है उसमें रेस जुडिकाटा लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, ये मेन हमारा पॉइंट इसमें आ रहा है कि जो रेस जुडिकाटा है, जो एक्स पार्टी डिग्री जो होगी, उसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अब एक्स पार्टी डिग्री दो तरह की होंगी। एक तो है कि ए ने बी पे केस किया, सूट किया, और बी आ नहीं रहा। ठीक है, और कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्स पार्टी जो सूट था वो डिसाइड कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट अवे डिसाइड कर दिया। ठीक है, और दूसरा है कि ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) में कोर्ट ने एक्स पार्टी हियरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, एक्स पार्टी हियरिंग और एक्स पार्टी ऑर्डर में डिफरेंस है। जो एक्स पार्टी सूट जो डिसाइड होगा ना, उसमें क्या होगा कि अब ये नहीं है कि बी जो था वो कोर्ट में नहीं आया, ए ने बी पे केस कर दिया और बी नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, सूट जो है ए के फेवर में स्ट्रेट अवे उसके फेवर में नहीं करेगी। कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) में एक्स पार्टी हियरिंग स्टार्ट कर देगी। एक्स पार्टी हियरिंग, उसमें क्या होगा, उसमें ये कहेंगे कि तुम जो अपना सूट है ना, ये तुम उसको प्रूव करो, अपने एविडेंस ले आके प्रूव करो केस को। ठीक है, मतलब तुम इंडिविजुअली तुम आओ, बी तो नहीं आ रहा, बी की जगह कोर्ट उसका इंटरेस्ट वाच करेगी, बी की जगह कोर्ट उसके स्टेप इन हो जाएगी, वहां पे उसका वाच करेगी, और ए को कहेगा कि अगर तुम आते, तुम अपने एविडेंस तो दो कि ये जो सूट जो तुम क्लेम कर रहे हो, जो भी रिलीफ का क्लेम कर रहे हो, उसके लिए एविडेंस देके उसको प्रूव करो, बी के एब्सेंस में प्रूव करो, एविडेंस दो। एक्स पार्टी हियरिंग में क्या होगा, एक्स पार्टी हियरिंग चलेगी, उसमें बी की जगह, बी कोई नहीं आ रहा, बी का इंटरेस्ट कोर्ट वॉच करेगी और ए को कहेगी तुम इंडिविजुअली तो प्रूव करो, कम से कम बी रिबट करने के लिए नहीं आ रहा, पर तुम एटलीस्ट प्रूव तो करो ना उसको। बी रिबट नहीं करेगा, पर तुम प्रूव करो। और अगर एक्स पार्टी प्रॉपर हियरिंग चलती है, ठीक है, ऑर्डर कर देती है, ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) में कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देती है, और उस एक्स पार्टी हियरिंग प्रॉपर होती है, उसमें ए अपने एविडेंस लेके आता है और उस एविडेंस को प्रॉपर प्रयूज करके कोर्ट जब डिसीजन देगी, तो वो जो एक्स पार्टी जो केस होगा ना, वो प्रॉपर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा, उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगी। समझ आ रहा है पॉइंट की नहीं? ठीक है, एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी हियरिंग में फ़र्क होगा। एक्स पार्टी हियरिंग में क्या होगा कि बी जो है वो नहीं आ रहा, सिर्फ ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, ए को कोर्ट कहेगी कि तुम अकेले तो प्रूव करो केस को। ठीक है, अकेले तुम प्रूव कर दो। ठीक है, ए ने बी पे कर दिया, बी आ नहीं रहा है, तो एक्स पार्टी हियरिंग में क्या होगा, एक्स पार्टी हियरिंग में कोर्ट बी का इंटरेस्ट जो है वो वॉच करेगी और ए को कहेगी कि तुम जो केस को प्रूव करो, एविडेंसेस लेके आओ, जो तुमने अपना क्लेम है ना। अगर बी आता, तुम एविडेंस लेके आते और बी उसको रिबट करता, ठीक है, बी तो है नहीं, तो बी की जगह कोर्ट क्या होगी, बी का इंटरेस्ट वॉच करेगी और उसको कहेगी तुम इंडिविजुअली अपना क्लेम तो प्रूव करो, कम से कम एक्स पार्टी हियरिंग करके। और अगर वो एक्स पार्टी हियरिंग प्रॉपर सुन के फिर कोर्ट डिसाइड करती है, तो उसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइड माना जाएगा। अगर स्ट्रेट अवे बी नहीं है, बी की नहीं है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, ए को के फेवर में एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी। अगर तो स्ट्रेट अवे ए के फेवर में कर दी है, तो फिर उस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर उसको हर्ड एंड फाइनली डिसाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको फिर हर्ड एंड फाइनल डिसाइड नहीं माना जाएगा। इस पर थोड़ा सा लिख लो आप,
एक्स पार्टी डिक्री। नहीं सुना ये ए आगे बढ़ना प्रूफ है वो करेगा, मतलब बी का इंटरेस्ट कोर्ट वॉच करेगा, हाँ, पर डायरेक्ट कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, फिर उसको हार्ड एंड फाइनली डिसाइड नहीं माना जाएगा। वो ऑर्डर। नहीं, वो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है तो दोनों, वो भी एक्स पार्टी डिक्री होगी वो भी, और उसमें स्टेट वे वो देखा जाएगा कि एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। सुना तो नहीं ना, फिर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड तो नहीं हुआ ना। उसको ए को सुना ही नहीं, ए को मतलब उन्होंने कहा ही नहीं कि तुम प्रूव करो। ठीक है, अगर तो ए प्रॉपर एविडेंस लेके आ रहा है और कोर्ट को सेटिस्फाई करके फिर कोर्ट पास कर रही है डिक्री, फिर तो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा। बी नहीं आ रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है, पर कोर्ट ने उसका इंटरेस्ट तो वॉच किया ना, और ए को तो पूरा प्रॉपर सुना है ना, हर्ड एंड फाइनली फिर डिसाइड किया है। हर्ड एंड डिसाइड हो गया ना, फाइनली डिसाइड हो गया, सुना है फिर डिसाइड किया है, और स्टेट वे ऑर्डर उसके फेवर में कर दिया तो फिर नहीं माना जाएगा। फिर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं कह सकते हम उसको, सुना ही नहीं ए को, तो चाहे ए था उसको भी नहीं सुना, सीधे एक्स पार्टी डिग्री कर दी उसके फेवर में, तब भी नहीं माना जाएगा। लिख लो उस पर, थोड़ा सा लिख के आपको क्लियर हो जाएगा। हेडिंग दे दो एक्स पार्टी डिग्री। अभी मैं सिर्फ इस पे एक्स पार्टी डिग्री पे आपको लिखाने लगा हूँ। एक्स पार्टी डिग्री शुड बी एन एक्सेप्शन। एक्स पार्टी डिग्री should be an exception and by party is the general rule. However, if the requirements of the CPC on the point of ex parte proceedings or ex parte decrees are fulfilled, and it is proved that the defendant was given a proper opportunity to present this case and summons were duly served, and also that it was the default on part of the defendant that he did not appear, the suit is set to be heard and finally decided, and res judicata will apply upon the subsequent suit for instance under order 9 rule 6 1a, under order 9 rule 6 1a, if the defendant has not appeared, the court is not empowered to pass the ex parte decree, right away. Rather it shall pass
the order, it shall pass the order for ex parte decree pass the order for ex parte decree in which in which it shall take in which it shall take the evidences of the plaintiff. In such a case, if the evidences of the plaintiff was taken and the court upon its reasonable satisfaction and the court upon its reasonable satisfaction regarding the proof of the facts pleaded by the plaintiff facts pleaded by the plaintiff passes the ex parte decree, it will be considered to be formally heard and decided and hence on a subsequent suit res judicata will be applicable. However, in the same case, if it is proved that due to absence of the defendant the court right away passed an ex parte decree and did not take the evidences of the plaintiff, then the suit will not be said to be heard and finally decided. Similarly, if on the ground of non-filing of the written statement, the court chooses to pass an ex parte decree directly, then also it shall record the reasons for the same
else the suit will be said, else the suit will be said not to be heard and finally decided, not to be heard and finally decided, and res judicata will not apply. फिर पैरा चेंज करके छोटा और लिख लो पैरा, इफ द कोर्ट हैज पास्ड ए जजमेंट, if the court has passed a judgment which is a non-speaking judgment, which is a non-speaking judgment, then that kind of judgment, then that kind of judgment or order is not considered, is not considered to be valid and res judicata would not apply, फिर नेक्स्ट हम करेंगे कंसेंट डिक्री, ठीक है, कंसेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज डिक्री, ठीक है, कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज डिग्री ऑर्डर 23 रूल 3B में, इस पे लिख लो, छोटा सा पैरा ही लिख लो, वहीं से पैरा से समझ आ जाएगा आपको। एक कंसेंट डिग्री एज प्रोवाइडेड, as provided for order 23 is not based upon, it is not based upon the evidences produced by the parties, is not based upon the evidences produced by the parties, rather it is based upon, rather it is based upon the compromise, based upon the compromise entered into, compromise entered into by the parties, entered into by the parties and technically therefore the suit, and technically therefore the suit cannot be said, therefore the suit cannot be said to have been heard, cannot be said to have been heard and finally decided, heard and finally decided, therefore section 11 would not apply, therefore section 11 would not apply, rather the broader principles, rather the broader principles of res judicata, rather the broader principles of res judicata and estoppel may apply, and estoppel may apply, and the bar upon, and the bar upon the subsequent suit, and the bar upon the subsequent suit is to be found, is to be found in order 23 rule 3B, ठीक है।
तो इस पे भी जो रेस ड्यूटी काटा नहीं होगी, पर एस्टॉपल वगैरह हो जाएंगे, या अपने आप में ही जो कंसेंट डिग्री जो है ना उस पे अपने आप में ही वो बार है। ठीक है, रेस ड्यूटी काटा नहीं इस पे अप्लाई होगी, क्योंकि कंसेंट है ये बिना एविडेंसेस के, कंसेंट डिग्री जो है कॉम्प्रोमाइज डिग्री है, विदाउट एविडेंसेस है ना। तो अगर विदाउट एविडेंसेस है तो इस पर रेस ड्यूटी काटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, फिर लिख लो विदड्रॉल ऑफ सूट। विदड्रॉल ऑफ सूट। ठीक है, विदड्रॉल ऑफ सूट का क्या मतलब हुआ? सूट को वापस ले लेना। ऑर्डर 23 रूल 14 विदड्रॉल ऑफ सूट। इस पे भी लिख लो इफ द सूट इज विदड्रॉन, इफ द सूट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टी, if the suit is withdrawn by a party under order 23 rule 13 without order 23 नहीं, रूल 13 है तो 13 लिखो, पहले 13 लिखो, इसके लिए 4 की जगह 3 लिख लो। without obtaining permission, without obtaining permission from the court, without obtaining permission, जो परमिशन जो होती है 13 में लेनी होती है। without obtaining permission from the court to file a fresh suit, obtaining permission from the court to file a fresh suit, then since the former suit, then since the former suit was not heard, since the former suit was not heard and finally decided, was not heard and finally decided, there is no question, there is no question of res judicata, there is no question of res judicata being applicable, no question of res judicata being applicable, but the broad principle, but the broad principle of estoppel, but the broad principle of estoppel would apply, and as per order 23, as per order 23 rule 14, a fresh suit on the same cause of action, a fresh suit on the same cause of action, a fresh suit on the same cause of action would be barred. सपोज ए ने बी पे केस कर दिया, अब इस स्टेज पे आके कहीं पे आके ए कह रहा है कि कोर्ट को कि इनमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है। ठीक है, कहीं पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात चल रही है। ठीक है, अब बी कहता है कि तू केस वापस ले ले, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। सपोज उसने सूट डाला था कुछ 1 लाख रुपए को लेके। ठीक है, कि मैंने 1 लाख रुपए का कुछ मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, रिलीफ है। बी कह रहा है तू केस वापस ले ले, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूँ, केस वापस ले ले। अब ए को डर है कि मैं केस वापस ले लूँ, बाद में बी मुकर जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऑर्डर 23 रूल 13 में, ठीक है, ऑर्डर 23 रूल 13 में प्रोविजन है कि आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हो कि हम ना दोबारा इस पर सूट अभी वापस विड्रॉल कर रहे हैं, 14 में विड्रॉल कर लेते हैं, पर आप हमें परमिट कर दो कि दोबारा मैं सूट डाल सकूँ। तो कोर्ट कहती है 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दोबारा सूट डाल लेना। टाइम देती कई बार विड्रॉल चलता है, ये प्रोसीजर एक ना कॉमन प्रोसीजर है। कई बार होता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है विड्रॉल करने का, कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, और सीपीसी जो है वो तो करती है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि ठीक है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही, अच्छी बात है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। पर उसको डर है कहीं ए को कि अगर मैं सूट वापस ले लूँ, बी कहता है कि पहले तो वापस ले, मैं फिर तेरे पे केस करूंगा, तब मैं तेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, तब मैं तुझे दूंगा। अब ये कहता है मैं वापस ले लूँ, बाद में बी मुकर जाए, तो उस केस में वो अपनी प्रॉब्लम बता के ऑर्डर 23 रूल 13 में कोर्ट से परमिशन ले सकता है और फिर विड्रॉल कर सकता है। अगर तो परमिशन नहीं ली तो फिर तो बाढ़ हो जाएगा, ऑर्डर 23 रूल 14 में बाढ़ हो जाएगा, फिर तो उसको दोबारा नहीं डाल सकता सूट। ठीक है, अगर परमिशन ले ली कोर्ट ने अलाउ कर दिया फिर दोबारा डाल सकता है।
ठीक है। तो ये जो विड्रॉल ऑफ सूट है, इस पे हमारा जो क्वेश्चन ये है कि रेस्ट जुडिकाटा एप्लीकेबल होती है या नहीं होती। ठीक है, तो रेस्ट जुडिकाटा इस पे एप्लीकेबल नहीं है अपने आप में ही, क्योंकि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं माना जाएगा। स्टॉपल इस पे लग जाएगी, स्टॉपल लगेगी। कंसेंट डिग्री पे भी स्टॉपल हो सकती है, विड्रॉल ऑफ सूट पे भी हो सकती है। ऑर्डर 23 रूल 14 अपने आप में इसको मना कर रहा है, आप नहीं डाल सकते। अगर तो परमिशन ले ली है ऑर्डर 23 रूल 13 में, फिर तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते। तो ये खुद ही बार कर रहा है, अपने आप ही बार कर रहा है उसको। ठीक है, फाइनल एंड थर्ड, नहीं थर्ड तो रेस्ट तो रहता, फाइनल नहीं करता। हर्ड कहाँ सुन रहे? तो उसकी सुनते ही इसने दिया कि मुझे विड्रॉ कर। सुनने का मतलब ये है कि एविडेंसेस को सुना कि नहीं मिला। हर्ड का मतलब है एविडेंसेस सुना कि नहीं सुना। वो तो जो मर्जी बोलता रहे कोर्ट में, वो थोड़ा ना सुनना माना जाए। सुनने का मतलब है, हर्ड का मतलब जो यहाँ पे है ना, जो ये हर्ड लिखा है इसका मतलब है एविडेंसेस को सुना है कि नहीं सुना। पार्टी को सुना नहीं सुना वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एविडेंसेस देखे हैं कि नहीं देखे, एविडेंस सुने कि नहीं सुने, इनको परयूज किया है कि नहीं किया। इनकी परयूजल होनी जरूरी है एविडेंसेस की। एविडेंस देखे कि नहीं देखे, हर्ड इनको इसका मतलब एविडेंस है, नॉट पार्टी। एविडेंसेस, पार्टी भी सुनना मतलब एविडेंसेस लिए कि नहीं लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अबेटमेंट ऑफ सूट। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे अबेटमेंट ऑफ सूट। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सूट, ऑर्डर 22 रूल 9। अबेटमेंट क्या होती है? अबेटमेंट ऑफ सूट जो है, अब सपोज ए ने बी पे सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और सूट चल रहा है। यहाँ इन बिटवीन कहीं जाके ना ए डाइस, ठीक है, ए मर गया, ए ने बी पे सूट किया और सूट चल रहा है, ये सूट चल रहा है और ड्यूरिंग सूट जो है ए की डेथ हो गई है और आगे एक बेटा है या एक बेटी भी है। ठीक है, इसके लीगल हेयर्स हैं एक है। तो अब इनके पास जो है राइट है कि 90 डेज के अंदर अंदर ना ये सूट जो है ना इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं। 90 डेज में ये जो है ये सब्सिट्यूट कर सकते हैं। इनके पास राइट है, सिंपल एप्लीकेशन दे के ना कि जो हम ए के लीगल हेयर्स है और उसकी जो डेथ हो चुकी है और जो जो उसका रिलीफ था वो हम उसके लिए हमारा भी राइट बनता है उस रिलीफ पे। तो ये सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक 90 डेज़ के अंदर अंदर। ये मतलब लिमिटेशन में ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि 90 डेज़ के अंदर अंदर ये इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अगर 90 डेज़ में ये नहीं सब्सिट्यूट करते तो फर्दर 60 डेज़ के अंदर अंदर ना ये दोबारा ये सूट अबेटेड हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज़ के बाद सूट जो अबेटेड हो जाएगा। नहीं, 90 डेज़ के अंदर तो सिंपल कोई अबेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे 90 डेज़ के अंदर ये एक सिंपल एप्लीकेशन लगा के उसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं। 90 डेज़ तक कुछ नहीं होगा, 90 डेज़ के बाद सूट अबेटेड हो जाएगा। ठीक है, अबेटेड जो हो जाएगा ना उस 60 डेज़ के अंदर ये जो है जो इसको 90 डेज़ के अंदर ना इसको सेट असाइड करा सकते हैं। जो अबेटमेंट है ना उसको सेट असाइड करा सकते हैं 60 डेज़ के अंदर अंदर। उसके बाद जो है ना फिर वो फाइनली अबेटेड हो जाएगा, फाइनली अबेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर कंडोनेशन वगैरह अगर लिमिटेशन कहीं कंडोनेशन वगैरह मिलती तो मिलेगी, अदरवाइज फाइनली वो जो है अबेटेड हो जाएगा, अबेटमेंट ऑफ सूट हो जाएगी। ठीक है, मैरिज इंसॉल्वेंसी अबेटमेंट ये ऑर्डर 22 के कंसेप्ट हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो फाइनली वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इतना बताना था कि ये जो है अबेटमेंट ऑफ सूट जो है उस पर लिख लो, उस पर एक पैरा छोटा सा लिख लो। इन तीनों कंसेप्ट पे ना, ये जो तीनों कंसेप्ट हैं इन पे स्टॉपल लगती है
ठीक है। लिखो इस पे अबेटमेंट ऑफ सूट पे लिखो, इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, if during the pendency of the suit the party dies and upon the death of the party and upon the death of the party the legal representatives were not substituted, the legal representatives were not substituted, then upon a lapse of 90 days from such death the suit shall abate the suit shall abate and thereafter for the next 60 days the concerned party or the legal representative has the right to get the abatement decrease in such a case नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेस जुडिकाटा वर्सेस अपील। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो सेक्शन 11 जो है ना डज नॉट यूज द वर्ड अपील। ठीक है, यहाँ पे अपील नहीं, यहाँ पे सूट वर्ड यूज़ किया है, सूट और इशू वर्ड यूज़ किया है, अपील नहीं किया। ठीक है, इन ए फॉर्मर सूट। पर अगर हम बात करें अपील is said to be a continuation of a suit therefore what is written in section 11 will apply on the appeal। ठीक है, मतलब सपोज ए ने बी पे सूट किया, ठीक है, और ये सूट यहाँ पे डिसाइड हो गया, ये सूट था, ये यहाँ पे जजमेंट आ गई। अगर तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वो कोई सूट डालता है बी
या ए, ठीक है, ए या बी पे एक और सूट डालता है, ठीक है, ये सूट 1 है अगर, और ये सूट 2 है, ड्यूरिंग, अगर तो इस पीरियड के बीच में डालता है, इधर देखो, अगर तो इस पीरियड में डालता है तो फिर तो क्या है, अगर दूसरा डलेगा इस पे क्या लगेगी, रेस सब जुडाइज लगेगी, रेस सब जुडाइज लगेगी ना। ड्यूरिंग अगर डालता है, चल रहा है, ये चल रहा है, ये लाइन को मान के चलो, ये चल रही है लाइन, मतलब ये सूट चल रहा है, अगर तो ये चल रहा है, जजमेंट से पहले पहले डाल देगा तो रेस सब जुडाइज लगेगा, ठीक है। अगर जजमेंट पास हो गई है उसके बाद डालेगा, सपोज उसके बाद डालता है, जजमेंट पास होने के बाद में कहीं डालता है, तो फिर क्या चलेगी, रेस जुडिकाटा लगेगी। अगर सपोज वो 20 डेज के बाद अपील डाल देता है, फिर अपील कंटिन्यू होगी, अपील का मतलब क्या, सूट कंटिन्यू हो गया, तो अब अगर अपील के बीच में दूसरा सूट डलेगा ना, तो उस पर फिर क्या लगेगी, रेस सब जुडाइज लगेगी। समझ आया? जब मतलब कोई कोर्ट ने पूरा मतलब सुना नहीं है, उससे पहले जो अपील पे चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ एक सूट डाला, ए ने बी पे सूट डाला, सूट पेंडिंग था अभी, दूसरे ने एक और सूट डाल दिया, तो क्या डलेगी, सब जुडाइज डलेगी, रेस्ट सब जुडाइज लगेगा ना, दूसरे पे सेक्शन 10 लगेगा, क्योंकि पेंडिंग है ना, सूट डिसाइड नहीं हुआ अभी। तो दूसरा अगर सेम उस पर डालेगा, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम उस पर मतलब इश्यूज पे डालेगा, तो क्या होगी, रेस्ट सब जुडाइज लगेगी, सेक्शन 10 लग जाएगा, जजमेंट पास हो गई। फिर उसने दूसरा डाला, तो दूसरी पार्टी क्या लगेगी, रेस्ट जुडिकाटा लगेगी या रेस्ट सब जुडाइज लगेगी, रेस्ट जुडिकाटा लगेगी। पर अगर उसने फिर अपील कर दी, अपील का मतलब है सूट कंटिन्यू हो गया, ठीक है, तो अब अगर अपील के बीच में फिर वो डाल दे तो क्या डलेगा, रेस्ट सब जुडाइज लगेगी, रेस्ट जुडिकाटा लगेगा, रेस्ट सब जुडाइज लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू हो गया। तो अपील जो है ना वो कंटिन्यूशन ऑफ सूट है, अगर तो अपील के बीच में भी डलेगी ना तो दूसरी सब जुडाइज चलेगा, और अगर अपील भी डिसाइड होगी तो फिर क्या चलेगा, फिर रेस्ट जुडिकाटा लगेगा, फिर अपील में सेकंड अपील में चले गए, फिर सेकंड अपील फिर रेस्ट सब जुडाइज लगेगा। ये अपील जो है कंटिन्यूशन ऑफ सूट है, ठीक है, इस पे लिख लो एक, whenever the trial court whenever the trial court finally whenever the trial court finally decides the suit, the decision will act as res judicata the decision will act as res judicata for subsequent suits if the elements of section 11 are fulfilled, if the elements of section 11 are fulfilled. However, the moment the appeal is filed, however, the moment the appeal is filed, the matter gets opened before the appellate court, and what would have been in reference to the res judicata now become res sub judice, a matter pending before a court for a decision when the appellate court makes its final
decision, courts makes it final decision, it again becomes res judicata unless a further appeal is filed. ठीक है, क्लियर है? सर जब तक वो रुका होगा सूट तो रहेगा। अगर आपको प्रपोजिशन आ जाए पेपर में, पता लग जाए कि इस पे वो आपको बता दें कि डिसीजन हो गया है, डिसीजन होगा तो रेस्ट जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा है। अब अगर उसमें अपील डल गई है, फर्स्ट अपील डल गई, तो वो सब जुडाइज होगी क्योंकि वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट है। ठीक है, फिर अपील चल रही है तो फिर सब जुडाइज लगेगा। अब अपील डिसाइड हो गई है तो फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अपील के बाद फिर दोबारा सेकंड अपील डल गई है तो फिर वो हो गया, रेस सब जुडाइज हो जाएगा। जब वो फाइनल डिसाइड हो जाएगी फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगी। सर वो इशू हाँ बराबर ये कंटिन्यू है ना, जब भी अपील है वो कंटिन्यूशन ऑफ सूट है अपील को। अब अपील पे डलेगा नहीं डलेगा तो ये समझ लेना क्या है, अपील पे क्या होगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो मतलब ये ना एक्चुअली क्या है, ये थ्रेटिकल भी इम्पोर्टेंट और थ्रेटिकल भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, थ्रेटिकल भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, थ्रेटिकल भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको पता हो वहाँ पे कि कैसे लिखना है। ये सब इनको लिख लेना, अच्छी तरह लिख लो, ये दोबारा आपको पेपर में एज इट इज भी आ सकते हैं। क्लियर है?